तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि राजनीति शास्त्र से है और चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, इन बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है जो कि बात करें भारत के हरियाणा के राज्य के बराबर है। यहाँ का जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पे है ब्रुसेल्स। और राजधानी में देखेंगे कौन से भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, कौन से कम हैं, किस तरीके से यहाँ पे विद्रोह होता है और किस लिए विद्रोह होगा, क्या सत्ता में साझेदारी कितना ज़रूरी है, इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर देश का बात करें बेल्जियम का, तो यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% है, डच बोलने वाले 59% है और जर्मन बोलने वाले 1% है। ओवरऑल देश में सबसे अधिक बोलने वाले डच है जो कि 59% है। और जनसंख्या में तो ये अधिक है, लेकिन आर्थिक स्थिति के अनुसार यह गरीब है, समृद्ध नहीं है। फ्रेंच की बात की जाए तो फ्रेंच है 40% जो कि समृद्ध है, अमीर है, और जर्मन मात्र 1% लोग हैं। यहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखो तो फ्रेंच बोलने वाले 80% हैं और डच बोलने वाले 20% हैं। तो राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और देश में डच बोलने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है। राजधानी में जो 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो समृद्ध और अमीर है, पढ़ा लिखा है। तो इन कारणों से क्या होता है कि यहाँ पे विद्रोह होता है। डच वाले चाहते हैं कि हमें पूरे देश में अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाए, तो फ्रेंच वाले चाहते हैं राजधानी में कि हमें अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाए। इन्हीं कारणों से 1940 से 1950 तक डच लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इन विद्रोह में अनेकों बार विद्रोह किए, जो कि 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार संविधान संशोधन करना पड़ा था। तो वहाँ की सरकार परेशान होकर एक नए बेल्जियम मॉडल का आदेश दिया कि आइए इन सभी झगड़ों को समाप्त करके एक नया बेल्जियम बनाया जाए। तो उन्होंने बेल्जियम मॉडल के अनुसार केंद्र में दोनों का समान प्रतिनिधित्व कर दिया गया, यानी फ्रेंच और डच दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। राज्य को शासन चलाने का अधिकार दिया गया। सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, यानी यहाँ पे जो सरकार बनेगा वो सभी संप्रदाय से मिलकर बनेगा और सभी को समान अधिकार दिया गया। तो ये है बेल्जियम मॉडल। इससे पहले यहाँ पे डच और फ्रेंच दोनों में विद्रोह होता है कि सत्ता में साझेदारी हमें चाहिए तो हमें चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब बेल्जियम मॉडल बनाकर दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। बात करें श्रीलंका का, तो श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। श्रीलंका जो दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ जनसंख्या लगभग है 2 करोड़। यहाँ पे ईसाई, तमिल और सिंहली 3 जाति के लोग रहते हैं और 3 भाषा को प्रोत्साहन देते हैं। सबसे अधिक बात की जाए तो सिंहली है श्रीलंका में 74%, तमिल है 18% और ईसाई है 7%। श्रीलंका की बात कीजिए आज़ाद कब हुआ, तो ये आज़ाद हुआ 1948 में। राजधानी की बात करें तो राजधानी इसका है कोलंबो
जिसको श्री जयवर्धपुरे भी कहा करते हैं नाम बदलकर। 1956 में सिंहली को राजभाषा बना दिया गया। यहाँ की सरकार के द्वारा सिंहली को राजभाषा बना दिया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 74% सिंहली बोलने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया गया। सरकारी सेवा में पहले सिंहली को प्रायिकता दे दिया गया। स्कूल कॉलेज सभी में सबसे पहले प्रायिकता दिया गया, किसको? सिंहली को दिया गया। तमिल लोगों ने विद्रोह कर दिया। तमिल लोग का विद्रोह करना वाकई जायज़ है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तमिल है 18% और सिंहली है 74%। तो अधिक प्रायिकता दिया जा रहा था यहाँ पे सिंहली को, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को। तो तमिल लोगों ने विद्रोह कर दिया और एक सेना बनाया जिसका नाम है लिट्टे। और 2009 में यहाँ पे हो जाता है गिरी विद्रोह, सत्ता में साझेदारी के लिए। तो सरकार ने यहाँ का किस तरीके से देखा यहाँ पे कि दोनों में विद्रोह हो रहा है, और ये सब का कारण क्या था? सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी बहुत ज़रूरी है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो देश में रहने वाले अनेक धर्मों को वंचित रह जाएंगे। अधिकारी बनने से, पढ़ने से, लिखने से, और कम जनसंख्या वालों का शोषण होता है। इसलिए सत्ता में साझेदारी बहुत ज़रूरी है। अब अगला बात करते हैं सरकार के विभिन्न अंगों का विभाजन, कि अगर सरकार होगा तो सरकार का विभाजन किस प्रकार से होना चाहिए। तो सरकार के विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन 2 प्रकार से करते हैं। पहला करते हैं क्षैतिज विभाजन। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं व्यवस्थापिका, और इनका काम होता है कानून बनाना। दूसरे को बोलेंगे कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून को लागू करना। और कार्यपालिका के अंतर्गत सभी मंत्री, अधिकारी, एसपी, डीएम साहब होते हैं, जिनका काम होता है कानून को लागू करना। और थर्ड देखेंगे न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय को न्याय करने वाला, न्याय दिलाने वाला, न्याय करने वाला, जो कि न्याय कोर्ट और अदालत में दिया जाता है। दूसरा इसका अंग देखेंगे तो सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो सरकार के ऊर्ध्वाधर विभाजन में पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे और तीसरा पॉइंट देखेंगे। सरकार का ऊर्ध्वाधर विभाजन में सबसे ऊपर रखा गया है केंद्र सरकार को, जो कि ओवरऑल पूरे देश पे इनका कंट्रोल होता है। उसके बाद देखेंगे हर देश में अलग अलग राज्य होते हैं। उसके बाद हो गया राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार का गठन किया जाता है। और तीसरे देखेंगे जो कि स्थानीय सरकार होते हैं, यानी ग्राम पंचायत को जो चलाते हैं। तो ग्राम पंचायत जैसे हो गया ग्राम पंचायत का हेड मुखिया। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन भी होते हैं 3 प्रकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इनके अलावा और भी संगठन बहुत सारे बना लेते हैं। जैसे देखेंगे सामुदायिक स्तर पर कौन से समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अपना अपना संगठन बना लेते हैं। जैसे देखेंगे छात्र नेता, महिला के लिए आरक्षण। अब देखते हैं कि इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सूची के अंतर्गत काम करते हैं। तो सूची हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये जो दोनों सरकार काम करती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत कार्य करती है। दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, वो काम करते हैं किसके अंदर? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। और सूची को हम लोग पढ़ेंगे, सूची कितने प्रकार के होते हैं, कौन सूची में कौन काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।